एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आपको जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने। देखो, सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें आप नहीं छोड़ सकते हो। कुछ ऐसा एरिया है जो मतलब ग्रे एरिया है, वहां से ज्यादा सवाल नहीं बनते, और अगर बनते भी हैं तो सिर्फ आपको सेक्शन नंबर याद रखना होता है, डीपली जाकर के उसको नहीं पढ़ना होता। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो मुझे ये बतानी है कि सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 30 तक जितने सेक्शंस हैं वो आपको पूरे याद होने चाहिए, जैसे भी करना है। ये तो पार्ट ऐसा है कि आप नहीं छोड़ सकते। बाकी आगे के सेक्शंस 75 तक भी एक बार आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सब इसमें भी कुछ मतलब अब 31 से लेकर के 75 तक कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें छोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी जो कॉन्ट्रैक्ट 1 जिसे हम कहते हैं कॉलेजेस में हमें पढ़ाया गया है कॉन्ट्रैक्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट 2 करके, तो कम से कम 75 तक यू शुड नो, मतलब यू ऑट टू नो, पता होना चाहिए। उससे भी अगर कुछ और पता होना चाहिए तो 1 से लेकर के 30 तक तो पता होना चाहिए। बाकी आगे की बात हम करेंगे अभी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर के 30 तक हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए यहाँ तक। फिर उसके बाद आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसमें सेक्शन नंबर 31 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 32 इंपॉर्टेंट हो जाता है, 33 इंपॉर्टेंट हो जाता है और 36 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 35 पढ़ना चाहो एक बार देख लेना, ठीक है। अब ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पार्टीज का ऑब्लिगेशन है, और इसमें ही तीनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल, ठीक है। अब बाय होम कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन हाँ ये डेवल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज ये ध्यान रखो, और जॉइंट लाइबिलिटीज और जॉइंट राइट, इसको ना इंडेक्स बेस पूछ लेते हैं कि लाइबिलिटी वाला कहाँ दे रखा है और राइट वाला कहाँ दे रखा है। तो 42 और 45 इसको याद रखो और कुछ नहीं। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें आपको सेक्शन 50 सेक्शन 46, ठीक है, कि अगर टाइम नहीं स्पेसिफाई कर रखा तो आपको रीजनेबल टाइम में करना है, और ये सेक्शन नंबर 47। फिर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, तो यहाँ पर 55 जो है पूछा गया है, आपके हिमाचल प्रदेश में ही पूछा गया है एक बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 56 डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये तो पता ही होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस व्हेन वन ब्रांच इज इलीगल, इसमें कुछ आई थिंक इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसको 57 में 58 में, जहां पे देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं वहां से सवाल बनते हैं। मतलब क्वेश्चन सेक्शन से भले बने ना बने, सेक्शन के बारे में आपसे पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन जो इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल होते हैं वो बनते हैं, मतलब एज इट इज पूछा जाता है। तो उसको याद रखना, जहां कहीं भी इलस्ट्रेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में दे रखे हैं वो एक बार ही रीड करना थरली, ठीक है। वैसे नहीं रीड करने कहते तो बस रीड करके छोड़ दिया, समझ करके उसको पढ़ना है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट यही पूछ लेते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कहाँ दे रखा है, तो उतना ही बस आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं। अब इसमें इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर तो इतना कुछ मामला इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ये चाहो तो देख लेना 64 और 67। फिर आपके पास 68 इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं, यहीं से हमारा जन्म होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का। तो ये ध्यान रखना, ये एक बार ध्यान रखना। 68 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 71 को हम लिंक करके पढ़ते हैं 151 से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिइंबर्समेंट सेक्शन नंबर 69 याद रखोगे तो बेटर रहेगा, ये पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। 73 74 75, ठीक है। अब आओ, ये तो रिपीट कर दिया गया सील ऑफ गुड्स एक्ट 3, तो हमें देखना नहीं, हमें देखना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से, यानी कि हमारा यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट 2 शुरू हो गया। तो 124 125 इंडेमनिटी के 2 सेक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। हालांकि यहाँ से ज्यादा सवाल बनते नहीं है इस वाले पार्ट से, बट और जो बनते हैं बहुत ज्यादा डायरेक्ट बनते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, या तो इंडेक्स बेस आ जाएंगे या कुछ बहुत ही छोटी सी चीज पूछ लेंगे। यहाँ पर एकदम डीप जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैं कहूँ तो नहीं बनते, लेकिन सेक्शंस ऑब्वियसली हमें पता होने चाहिए क्या है। कंटिन्यूइंग गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, श्योरिटी की लायबिलिटी क्या है, कोएक्सटेंसिव होती है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये वाला सेक्शन 135 भी डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स। फिर उसके बाद इसमें कौन सा सेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पे भी जहाँ पे कहीं इलस्ट्रेशन दे रखे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये गारंटी वाला भी, ठीक है। और 144 से पूरी लड़ी लगी हुई है 4 सेक्शन, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर चैप्टर नंबर 9 में ये बेलमेंट क्या होता है, 149 150 151, ठीक है, केयर टू बी टेकन बाय बेली,
फिर यहाँ पर बेली वाला सिस्टम, यहाँ पे पर्टिकुलर लीन, ये दोनों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है ये दोनों सेक्शंस 170 171 कहाँ पर पर्टिकुलर लीन दे रखा है, कहाँ पर लीन का मतलब होता है रिटेन करके रखना, प्रॉपर्टी रिटेन करके। भाई जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, घड़ी बनवाने के लिए आप घड़ी देकर रखे आए अपनी, और आपने क्या किया, वो उसको पैसे नहीं दिए तो वो आपकी घड़ी भी वापस नहीं करेगा, इसको हम पर्टिकुलर लीन बोलते हैं। जनरल लीन का मतलब ये होता है जैसे आप बैंक में गए, आपने लोन लिया अपनी गाड़ी के ऊपर और आप लोन रीपे नहीं कर पाए तो आपका गाड़ी भी उठा करके लेके जाएगा, उसके पास राइट है रिटेन करने का आपकी प्रॉपर्टी को, अगर आपने लोन नहीं पे किया था। और यहाँ पर पर्टिकुलर लीन वही मैंने जैसे आपको बताया वो घड़ी वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अब पॉनर पॉनी क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसमें कुछ ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, ठीक है। पॉनर पॉनी क्या होता है इतना पता होना चाहिए। और ये 177 चाहे तो एक बार देख लेना, 179 देख लेना, ठीक है। ये देखना चाहे देखना, नहीं छोड़ देना। एजेंसी वाला 182, देखिए मेरी बात को समझिए, देखना चाहे देखना, नहीं छोड़ देना वाली बात, ठीक है। अगर अभी एग्जाम एकदम आपका पास है तो छोड़ देना चाहिए, मतलब इसमें इतना कुछ पढ़ने वाला चीज है नहीं, बहुत ज्यादा आप एकदम एक बार रीड करोगे, बट एक बार पूरी बेयर एक्ट आपको रीड करना जरूरी होता है, चाहे आप उसको याद करें ना करें। देखो ये वो सेक्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन में क्या दे रखा है, लेकिन आपको एक बार अपनी पूरी बेयर एक्ट रीड करनी है, ताकि आपको देखो सवाल जो आते हैं हमारे जुडिशरी एग्जामिनेशन में वो बेयर एक्ट से ही आते हैं, बेयर एक्ट के बाहर से नहीं आते। तो जैसे मान लो अगर कभी कोई ऐसा सवाल ग्रे एरिया से आ भी गया तो भी तो आपको रहे कि हाँ पढ़ा है, तो आप उसमें तुक्का तो लगा पाओगे। आप बिल्कुल ही छोड़ करके चले जाओगे तो तुक्का भी नहीं लगा पाओगे, और जो तुक्का लगाओगे वो गलत होगा, वो तो आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो सही हो जाए तो अलग की बात है, वरना जनरली ऐसा नहीं होता। तो इसलिए एक बार पूरी बेयर एक्ट रीड करना इज अ गुड ऑप्शन रादर देन लीविंग इट, जो सेक्शन बता रहे हैं छोड़े जाने के लिए। मैं क्या, कोई भी अगर एजुकेटर ये बात बता रहा है तो आपको ध्यान रखना है वो इस कंटेक्स्ट को अपने दिमाग में, अगर वो बोल रहा है एक्सप्रेसली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इम्प्लाइडली ये बात समझनी है कि आपको एक बार पूरा बेयर एक्ट रीड करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशंस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी की दे रखी है, इसको एक बार देखे ना। इस सब एजेंट वाला सवाल पूछा जाता है, ठीक है, सब एजेंट वाला सवाल पूछा जाता है, 192 पूछा जाता है। तो बस इतना ही इसमें ध्यान रखने वाली चीज है, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। एजेंसी कैसे टर्मिनेट होती है ये ध्यान रखना, 202 ध्यान रखना, रिवोकेशन, नोटिस, ठीक है, फॉर रिनंसिएशन, ये चीज। अब ये एजेंसी वाला जो पार्ट है ना बहुत बड़ा पार्ट है, और ये मतलब एकदम बकवास बकवास तो मतलब नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं जिसमें आपको एकदम नहीं उसके पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बुरा मत मानना, पता चला एजेंसी से ही सवाल आ गए तो आजकल क्योंकि जो पैटर्न को देखते हुए सवाल पूछे नहीं गए, तो मैं उस कंटेक्स्ट में आप लोगों को बता रही हूँ, इतना कुछ बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है, अगर आप छोड़ दोगे तो चलेगा। 228 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, 238 एक बार देख लेना, और ये भी देख लेना, ये भी देख लेना, ठीक है। देखने को तो देख ही सकते हो, एक बार पढ़ करके बस एक बार ऐसे रीड कर लेना, और ये थोड़ा बहुत पता हो कि कौन से सेक्शन में क्या दे रखा है। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस जहां से सवाल हमेशा बनते हैं। मेरी बात पर अगर आप लोगों को विश्वास ना हो, एक दो सेक्शन हो सकता है इधर उधर हो गए, मेरी बात पर अगर आपको फिर भी विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा जो मैंने बताया है वो सही है या कितना गलत है, ठीक है। और मैं इस तरीके के और वीडियोस भी लेके आने के सोच रही हूँ, और भी सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के, तो बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।